वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ की यूनिट 4 अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन के टॉपिक्स को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है 4.1 कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड डोमेन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिसेबिलिटीज़ को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके लिए कुछ करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। पहले हम देखेंगे क्या कोर कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस हैं। पहला आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और डायग्नोज करते हैं कि उनकी डेवलपमेंट के अंदर क्या डिलेज आ रहे हैं, क्या एक्सेप्शंस है, मतलब जो नॉर्मल बच्चों की डेवलपमेंट से अलग है और डिसेबिलिटीज़ उनके अंदर है। कब करते हैं हम ये आइडेंटिफिकेशन? ड्यूरिंग उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, जब उनकी डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। टिपिकली बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक हम ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ली इंटरवेंशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? टाइम रहते जल्द ही एप्लीकेशन करते हैं थ्योरेपेटिक, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल सर्विसेज to infants and young children to mitigate the adverse long-term impact of their conditions and maximize growth potential। यानी हम समय रहते ये सारे इंटरवेंशंस करते हैं, न्यूट्रिशनल हो, एजुकेशनल हो, थेरेपेटिक हो, साइकोलॉजिकल हो, ताकि मिटिगेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस किया जा सके उस बैड इफ़ेक्ट को जो उसकी डिसेबिलिटी उसकी पूरी हेल्थ पर, उसकी ग्रोथ पर डाल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्वाइस एक्सेप्शनल टू ई चिल्ड्रन। ये कौन से चिल्ड्रन होते हैं? द चिल्ड्रन हु हैव साइमल्टेनियसली, दो प्रोफाइल्स होती हैं उन बच्चों की, एक साथ दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फॉर्मल गिफ्टेडनेस है या हाई टैलेंट है इन वन और मोर डोमेन्स अलोंगसाइड अ क्वालिफाइंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। एग्जाम्पल, एक पर्सन को क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, या जिसे हम बोलते हैं ADHD। दे रिक्वायर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स दैट साइमल्टेनियसली नरिश इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स एंड रेमीडिएट डिफेक्ट्स। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या हैं? जिनके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग एबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। एक तरफ वो फॉर्मली गिफ्टेड है या टैलेंटेड हैं एक या एक से ज़्यादा डोमेन्स में, दूसरी तरफ उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या कोई लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करी जाती है कि उस बच्चे की जो स्ट्रेंथ है इंटेलेक्चुअल उसको भी सपोर्ट मिले, वो भी नरिश हो, वो भी बेटर बने, और जो उसकी डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर एबिलिटीज़ में, उनके लिए हम रेमिडिएशन प्रोवाइड करें कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द क्रूशियल विंडोज़ ऑफ डेवलपमेंट। क्रूशियल विंडो क्या होती है डेवलपमेंट की? अर्ली इंटरवेंशन ऑप्टिमाइजेज द न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ a child by leveraging peak windows of high baseline brain plasticity during early infancy। इसका मतलब क्या है कि अर्ली ईयर्स के अंदर जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ जो है वो पीक लेवल पर होती है, पीक विंडोज़ होती है बर्थ से लेके 6 ईयर्स की बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो उस टाइम अगर हम क्या करते हैं? अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, तो जो बच्चे की प्लास्टिसिटी है ब्रेन की एकोमोडेट करने की, अडेप्ट करने की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है टाइम रहते अर्ली इंटरवेंशन करने की? सबसे पहला है न्यूरोलॉजिकल प्लास्टिसिटी। इसका मतलब अर्ली चाइल्डहुड इज़ मार्क्ड बाय रैपिड न्यूरोजेनेसिस एंड साइनेप्टिक प्रूनिंग। मतलब अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के माइंड में, उसके ब्रेन के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस बनते रहते हैं, बहुत सारी उसके अंदर स्कीमास बनते रहते हैं, चीज़ों को लेके वो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस होते हैं। टारगेटेड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्प्स रीडायरेक्ट न्यूरल पाथवेज टू कंपेंसेट फॉर डैमेज फंक्शंस। और इन केस इस टाइम पे बच्चे को कोई डिसेबिलिटी हो रही है या फिर हो सकती हो, ऐसे कुछ चांसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर हम इसी स्टेज के अंदर उसको सही करेक्ट पाथवे बता दें तो क्या होगा, या करेक्ट स्टेप ले ले तो क्या होगा? उससे बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो सिवियर नहीं होगी या वो पहले ही रुक जाएगी, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होगा। उसके बाद क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी डेफिसिट्स। इसका मतलब क्या है? एड्रेसिंग प्राइमरी इम्पेयरमेंट डोमेन्स डायरेक्टली reduces डाउनस्ट्रीम consequences। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेसिंग अर्ली लैंग्वेज डिलेज प्रिवेंट्स सेकेंडरी एकेडमिक फ्रस्ट्रेशन, ड्रॉपआउट्स एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन। अब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो पर्सन के अंदर एक डिसेबिलिटी है कोई, वो उसकी दूसरी किसी एबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता ढंग से, तो
उसकी अदर एबिलिटीज़ भी अफेक्ट होंगी, कम्युनिकेशन की, सोशल इंटरेक्शन की, पब्लिक स्पीकिंग की, सारी एबिलिटीज़ अफेक्ट होंगी इससे। तो अगर हमने जो एक स्पेसिफिक रूट कॉज था उस डिसेबिलिटी का उसी को दबा दिया, तो जो उससे निकलने वाली सेकेंडरी डेफिसिट्स होंगे उनको हम टाइम रहते बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हम टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो क्या होता है, drastically decrease subsequent dependence on intensive special schools, residential support systems, and lifelong specialized assistive मशीनरी। अगर हमने टाइम रहते बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, इंटरवेंशन प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, आगे जाके हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे किसी सेपरेट स्पेशल स्कूल में भेजने की, रेजिडेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की, या लाइफ लॉन्ग वो किसी असिस्टिव मशीनरी का यूज़ कर रहा है, कैलिपर्स पे डिपेंडेंट है, व्हीलचेयर पे डिपेंडेंट है। अगर हमने स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि आगे चल के हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट आता है फेमिलियल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एम्पावर्स पेरेंट्स बाय टर्निंग देम फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वर्स इनटू स्ट्रक्चर्ड थ्योरेपेटिक को इंटरवेंशनिस्ट एट होम। अगर अर्ली इंटरवेंशन करने का हम डिसाइड कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं और एक तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज़ वो खुद ही बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कोई कोई एक्टिविटी जो बेसिक्स है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पर अगर हमने उनके माइंड में ये चीज़ डाल दी कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। ये थी हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। अब हम आगे चलते हैं। 5 प्राइमरी डोमेन्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। मतलब अब हमें अर्ली इंटरवेंशन करना है, पर हम अर्ली इंटरवेंशन कौन कौन से एरियाज़ के अंदर करेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो इन्हीं एरियाज़ को बोलते हैं डोमेन्स। तो 5 प्राइमरी डोमेन्स देखेंगे जहाँ पर हम अर्ली इंटरवेंशन करके बच्चे की डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। पहली डोमेन है हमारी फिजिकल या मोटर डोमेन। इसके अंदर क्या आती है हमारी ग्रोस मोटर माइलस्टोन्स, मतलब जो बड़ी मोटर मसल्स होती है हमारी जिनसे हम ज़्यादा एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक सिटिंग, वॉकिंग, हेड कंट्रोल, और फाइन मोटर रिफाइनमेंट। फाइन मोटर क्या आती है हमारी, जो फिंगर टिप्स में प्रेजेंट है, जो हमारे टोज़ हैं उनमें प्रेजेंट है फाइन मोटर मसल्स हमारी। जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में फिंगर से हम लिख रहे हैं और आइज से हम ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथन हो रहा है। पिंसर ग्रास्प है, इसमें क्या हमारी फिंगर टिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो फिजिकल या मोटर डोमेन में हम किस पे ध्यान देंगे, ग्रोस मोटर माइलस्टोन्स अचीव हो जाएं और फाइन मोटर माइलस्टोन्स अचीव हो जाएं। फिर कॉग्निटिव प्राइमरी डोमेन जब आती है, कॉग्निटिव का मतलब है सीधा हमारे माइंड से, ब्रेन से, उसकी फंक्शनिंग से। तो इसमें हमें किस पर ध्यान देना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली प्रोसेस हो, ऑब्जेक्ट परमानेंस आए उसके अंदर की, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमने दिखाया एक बच्चे को और फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को हटा के कहीं और रख दिया, तो बच्चे की आंखें उस ऑब्जेक्ट को खुद ही ढूंढने लग जाए, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज उसके माइंड में रह जाए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था। पैटर्न डिटेक्शन, बच्चा जो है पैटर्न डिटेक्ट करने लग जाए, ये हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, चीज़ें हम बच्चे के अंदर डाल सकते हैं। फिर आता है बेसिक सॉर्टिंग। बच्चे को हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए, शेप्स दे दी डिफरेंट, और वो बेसिकली उन्हें सॉर्ट कर पा रहा है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर पा रहा है। मेमोरी, कोई कोई एक राइम है जिसको वो रिपीटिशन पे बोल रहा है तो उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटे छोटे पजल्स वगैरह, इस टाइप के बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सके, हमें ये ध्यान रखना है। फिर कम्युनिकेशन में हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब है जो सामने वाला बोल रहा है वो चीज़ उस बच्चे को समझ आनी चाहिए, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है कि जो वो दूसरों को कन्वे करना चाहता है वो ढंग से कर सके। जैसे रिसेप्टिव में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्बल क्यूज एंड कमांड्स, एक्सप्रेसिव में वोकलाइजेशन, स्पीच, जेस्चर्स, हमारे एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सोशल इमोशनल डोमेन। अब सोशल इमोशनल में हम जैसे समझ रहे हैं, सोशल क्या है, व्यवहारिक, इमोशनल क्या है, हमारे जो इमोशंस हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि बच्चा सोशल ग्रुप में खेल पा रहा है, अपने पीयर ग्रुप में प्ले परफॉर्म कर पा रहा है, पीयर अटैचमेंट है, उसकी एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड वो औरों से शेयर कर रहा है। इमोशनल रेगुलेशंस, उसका अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल है, उसे पता है कि वो कब हंस रहा है, कब रो रहा है। पैरेलल प्ले चल रहा है, मतलब पैरेलल प्ले क्या होता है, जब एक बच्चा बैठ के अपने टॉय से खेल रहा है और उसके ही थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा बच्चा अपने टॉय से खेल रहा है, तो उसे बोलते हैं पैरेलल प्ले चल रहा है।
एंड रिकॉग्नाइजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। बच्चा है वो अपनी मदर के, फादर के, जो भी उसके अराउंड पीपल हैं उनके एक्सप्रेशंस को समझ सके कि अब ये मुझे गुस्सा कर रहे हैं, ये मेरी बात पे स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरीके से। एडेप्टिव या सेल्फ हेल्प वाली डोमेन कौन सी होती है? जहाँ पर डेली इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ बेस लाइन लिविंग टास्क सच एज सेल्फ फीडिंग कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? अडेप्टिव टास्क है सेल्फ हेल्प वाला, मतलब खुद की ही मदद कर पा रहा है। खुद की मदद किस में करेगा? बेसिक टास्क में, जैसे बच्चा खुद से खाना खा पा रहा है, सेल्फ फीडिंग कर पा रहा है, सेल्फ ड्रेसिंग कर पा रहा है, अपने अंदर हाइजीन को मेंटेन कर पा रहा है, हैंड्स को वॉश कर रहा है, टीथ को ब्रश कर रहा है, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग आती होगी कैसे ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी डोमेन्स है जिनके अंदर अर्ली इंटरवेंशन आप प्रोवाइड करोगे, यू विल नेम देयर आर 5 डोमेन्स: फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन, सोशियो इमोशनल, सेल्फ हेल्प या फिर अडेप्टिव। फिजिकल एंड मोटर में हमने देखा ग्रोस मोटर माइलस्टोन्स एंड फाइन मोटर माइलस्टोन्स। कॉग्निटिव में हमने देखा जो भी हमारे माइंड से हम चीज़ें जो भी परफॉर्म करते हैं वो सारी आप कॉग्निटिव में डाल सकते हो। कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? 2 लैंग्वेजेस होती है, एक होती है रिसेप्टिव जो कि दूसरों की समझते हैं, एक्सप्रेसिव अपनी समझाते हैं दूसरों को। सोशो इमोशनल मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनसे हम कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं। एडेप्टिव या सेल्फ हेल्प हम कैसे अपनी ही हेल्प कर पाते हैं बेसिक लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। क्लियर? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं 4.2 जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। अब क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सेटअप्स engineered to screen, assess, rehabilitate infants presenting across multiple disability categories, sensory, physical, intellectual, within a unified infrastructure कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हमने पिछले यूनिट्स में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या होती है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को हम अंडर वन रूफ कैसे केटर करते हैं, कैसे उनसे डील करते हैं, उनकी डिसेबिलिटीज़ को कैसे हम राइट डायरेक्शन देते हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो में जाके इसे डिटेल में समझ सकते हो। क्रॉस डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आइए अब देखते हैं हम कैसे इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो एसेंशियल स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस क्या हैं? हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है इंटरवेंशन सर्विसेज क्रॉस डिसेबिलिटी के लिए। तो हम क्या गाइडलाइंस को दिमाग में रखेंगे? फर्स्ट इज़ यूनिफाइड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। इसका मतलब है कि हमें टीम्स क्रिएट करनी पड़ेगी जो एकजुट होकर डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले लोगों को केटर कर सके। उसके अंदर कौन कौन होंगे? पीडियाट्रिशियंस होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, स्पीच लैंग्वेज के पैथोलॉजिस्ट होंगे, ऑडियोलॉजिस्ट होंगे, स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, जो कि एक सिंगल रूफ के अंडर काम कर रहे होंगे फॉर प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन वाली सर्विसेज। दूसरी हमें क्या गाइडलाइन ध्यान रखनी होगी? यूनिवर्सल डिज़ाइन एक्सेसिबिलिटी, मतलब एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट बैरियर फ्री इन्वायरमेंट्स। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जो किसी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए एज अ बैरियर ना एक्ट करे। फैसिलिटीज़ मस्ट डिप्लॉय यूनिवर्सल आर्किटेक्चरल कंडीशंस इंक्लूडिंग कस्टम टेक्टाइल pathways, low gradient ramps and adaptable sensory lighting सेटअप। तो इसमें बोला यूनिवर्सल डिज़ाइन एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है जो सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए फ्रेंडली हो, किसी के लिए भी बैरियर ना क्रिएट करे, बैरियर फ्री हो सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए। कोई एक स्पेसिफिक के लिए ना सोच के हमें सबके बारे में सोचना है और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिससे वो एनवायरनमेंट उनके लिए सपोर्टिव बन जाए। थर्ड हमें गाइडलाइन ध्यान रखनी है सिंगल विंडो रेफरल फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग इनटेक प्रोसेसेस सो पेरेंट्स अंडरगो डायग्नोस्टिक प्रोफाइलिंग, medical evaluations and regular rehabilitation plans without managing separate administrative entities। मतलब एक सिंगल विंडो क्रिएट करी जाएगी, विंडो वो एक्चुअल विंडो नहीं, मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, मेडिकल इवैल्यूएशंस देख सकते हैं और क्या रिहैबिलिटेशन प्लान्स डिज़ाइन किए गए हैं उनके जो भी बच्चे हैं उनकी डिसेबिलिटी को इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के लिए। सो ये सारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा डिसेबिलिटी के इंटरवेंशन के लिए
वो एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंटली दिखाया जाएगा, जहाँ पर प्रॉपर डायग्नोसिस देखने को मिलेगा, इवैल्यूएशन, क्या रेमीडियल ट्रीटमेंट फॉलो किया जा रहा है, एवरीथिंग। तो ये स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस रहेंगी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते टाइम। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 4.3 स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। रिमेंबर ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हमने ऊपर पढ़ा था, कॉन्ट्रास्टिंग एबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर। स्क्रीनिंग और असेसमेंट कैसे करेंगे अब उनका हम? स्क्रीनिंग इज टेस्टिंग, असेसमेंट तो डिफ्रेंशिएट करना होगा सबसे पहले हमें, स्क्रीनिंग क्या है और असेसमेंट क्या है। तो स्क्रीनिंग होता है हमारा प्रिलिमिनरी फेज, इनिशियल फेज, शुरू का फेज। असेसमेंट होता है हमारा डायग्नोस्टिक फेज। देखते हैं स्क्रीनिंग क्या है। अप्लाइड यूनिवर्सली टू लार्जर child populations to identify those with an statistical at risk vulnerability parameter, or assessment applied individually to targeted individuals flagged during screening to reach a definite clinical diagnosis। मतलब स्क्रीनिंग क्या है? ये प्री प्रोसेस है, एक शुरुआत में किया जाता है जहाँ पर हम लार्ज चिल्ड्रन की पॉपुलेशन में ये आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर से कि कौन से चिल्ड्रन ऐसे हैं, उनकी कौन सी डिसेबिलिटी है जो एट द रिस्क है। ये हमने सिर्फ एग्जामिन कर लिया ऊपर से। फिर हम आते हैं असेसमेंट के अंदर, जहाँ पे हम प्रॉपरली डायग्नोज करते हैं 1-to-1 इंडिविजुअल की जो भी डिसेबिलिटी है, टारगेटेड इंडिविजुअल्स को उठाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं प्रॉपरली। प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है उनका, उनकी डिसेबिलिटी का। स्क्रीनिंग में क्या है? क्विक, नॉन इन्वेसिव, कोस्ट इफेक्टिव चेकलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन मैट्रिक्स। स्क्रीनिंग हमने कैसे कर ली? फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसके अंदर हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लिख लिए कि बच्चा इस एज तक ये एक्टिविटी करने लग जाए, वॉकिंग कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, सेल्फ फीडिंग कर रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहा है। तो हमने उसके अंदर एक चेकलिस्ट के थ्रू एग्जामिन कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली कि ये चीज़ें बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा अपनी डिसेबिलिटी के उस फेज़ में। असेसमेंट में क्या होगा? डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सब कुछ मिला के, एंड एक स्टैंडर्डाइज टूल जो सब पे अप्लाई हो, ओवर मल्टीपल सेशंस बाय क्लिनिकल प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पर क्या होगा? डायग्नोस्टिक फेज में असेसमेंट के अंदर प्रॉपर क्लिनिकल प्रोफेशनल्स होंगे जो हर एक टारगेटेड इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी का डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ करके, जो कि मल्टीपल सेशंस होंगे। यूँ नहीं कि एक बार उनका असेसमेंट करा, इट्स ओके। प्रॉपर इंटरवल्स पर उनका जो है वो असेसमेंट किया जाएगा रिपीटेटिवली। सो ये डिफरेंस है स्क्रीनिंग और असेसमेंट के अंदर। स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी, असेसमेंट डायग्नोस्टिक है। स्क्रीनिंग लार्जर पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जाता है, असेसमेंट टारगेटेड इंडिविजुअल्स पर अप्लाई किया जाता है। जो स्क्रीनिंग है कोस्ट इफेक्टिव है और इसके अंदर चेकलिस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। जो असेसमेंट है प्रॉपर डिटेल्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड टूल का यूज़ किया जाता है और ये क्लिनिकल प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। अब अप्रोचेस क्या रहेंगी फॉर ट्वाइस एक्सेप्शनल 2E स्टूडेंट्स? सबसे पहले डुअल एविडेंस प्रोफाइलिंग होगी। क्या होगी? डुअल एविडेंस प्रोफाइलिंग। इसका मतलब evaluators must maintain dual focus, deploying both psychometric intelligence measures to detect cognitive strengths and standardized learning disability diagnostic batteries to reveal underlying defects। सिंपल सा इसका मीनिंग आप ये समझ लो। डुअल एविडेंस प्रोफाइलिंग का मतलब है, जैसा हमने देखा था कि टू एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? टू एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स जिनके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स होते हैं, एक उनकी स्ट्रेंथ होती है और एक उनकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं एक सिंगल पर्सन के अंदर। तो यहाँ पर हमें एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, एक उनकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड और एक उनकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड या डिफेक्ट से रिलेटेड, थ्रू प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्टों की मदद से, और फिर उसकी हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। तो हमारे पास डुअल एविडेंस प्रोफाइल होनी चाहिए। सेकंड आता है डिस्क्रिपेंसी एंड गैप एनालिसिस, emphasizes looking beyond flat aggregate scores, focus instead on structural gaps separating high abstract reasoning capabilities from low processing speeds or fine motor scripts outputs। सो इस पॉइंट का सीधा मीनिंग ये है कि अगर हम कोई भी बच्चे का IQ टेस्ट लेते हैं तो उसके अंदर वो बच्चा एवरेज निकल कर आएगा, क्योंकि जो उसके हाई स्कोर्स होंगे उसकी स्ट्रेंथ की वजह से और जो उसके लो स्कोर्स होंगे उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्चुअल बात पता नहीं लगने देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का जो स्कोर है उसके अंदर उसकी जो उसका जो डिसेबिलिटी वाला पॉइंट था उससे क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि बच्चा इतना स्मार्ट है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है
वो उससे अपनी डिसेबिलिटी को कवर कर ले। और अगर बच्चे की गिफ्टेडनेस जो है वो ओवरलुक हो जाएगी, कैसे? क्योंकि हम ये देखेंगे बच्चा डिसेबल है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इससे हमें बच्चे की एक्चुअल पोटेंशियल नहीं पता लगेगी। तो इसकी बजाय हमें क्या करना होगा, 2E या ट्वाइस एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए, उनके असेसमेंट के लिए हमें ये देखना होगा कि बच्चा कितना कैपेबल है थिंकिंग करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, थिंकिंग वाले टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वो कितना कैपेबल है फिजिकली रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए, फिजिकली वो कितना क्लास में एक्टिव रहता है। तो ये असेसमेंट अप्रोचेज़ हैं ट्वाइस एक्सेप्शनल 2E स्टूडेंट्स की। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ 4.4 रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स एज पर RPWD एक्ट 2016 एंड NEP 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। पेरेंट्स और जो इमीडिएट केयर गिवर्स होते हैं, जो बच्चे के सराउंडिंग में रहते ही रहते हैं, उनके बारे में क्या है, दे फंक्शन एज प्राइमरी डे टू डे इंटरवेंशनिस्ट, मतलब उनका प्राइमरी रोल होता है इंटरवेंशन करने में। रिकॉर्डिंग बेस लाइन बिहेवियर ट्रेंड्स को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं थ्योरेपेटिक प्लान्स नेचुरली होम एनवायरनमेंट के अंदर। देन आता है कम्युनिटी फ्रेमवर्क और आंगनवाड़ी नेटवर्क्स, पोजिशन एट ग्रास रूट्स स्क्रीनिंग टीम्स। ये स्क्रीनिंग टीम्स के अंदर ग्रास रूट लेवल पर आते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं जो एबनॉर्मल से बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं रूरल स्टेटअप्स के अंदर, और फिर मैनेज करते हैं रेफरल पाथवेज टू रीजनल डायग्नोस्टिक हब्स, जहाँ पर इन्हें डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स ECCE क्या होता है, टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्टिव प्ले बेस्ड इंक्लूसिव लर्निंग ट्रैक्स, इंट्रोड्यूसिंग एडेप्टिव करिकुलम ऑल्टरेशंस एंड इंश्योरिंग इनिशियल पीयर सोशलाइजेशन। तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स होते हैं, क्योंकि हमें अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सपोर्टिव रोल होता है। उन्हें इंक्लूसिव लर्निंग डिज़ाइन करनी होती है बच्चों के लिए, और एक ऐसा करिकुलम एक बहुत ही होलिस्टिक सा करिकुलम, इंक्लूसिव करिकुलम अडॉप्ट करना होता है, और उन्हें इंश्योर करना होता है कि बच्चा शुरू में पीयर सोशलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो। की लेजिस्लेटिव एंड एजुकेशनल मैंडेट्स क्या निकले हैं, RPWD एक्ट 2016 ने बोला है जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो कंडक्ट करेंगी मैंडेटरी कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग स्वीप्स ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन, चार्ट लोकल मैप्स ऑफ डिसेबिलिटी के ट्रेंड्स एंड गारंटी इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज। तो RPWD एक्ट ये निश्चित करता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल बॉडीज़ हैं एरिया के अंदर, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो स्क्रीनिंग करें, जांच करें चाइल्ड पॉपुलेशन की जो भी वहाँ पर हैं, और मैप्स क्रिएट करें, चार्ट्स क्रिएट करें, दिखाते हुए कि वहाँ पर उस एरिया में चाइल्ड पॉपुलेशन में क्या डिसेबिलिटी के ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में ज़्यादा है, किसके लिए ज़्यादा एक्शन लिए गए हैं, कौन कितनी इफ़ेक्टिवली डील की जा रही है, और गारंटी करे कि जितने भी वो डिसेबल्ड बच्चे हैं जो कि 6 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में लाए करते हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन को एक्सेस मिले। फिर NEP 2020 ने क्या बोला, NEP 2020 ने बोला है यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 3। ECCE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई है NEP 2020 ने कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, क्योंकि अर्ली ईयर्स के अंदर हम मैक्सिमम इनपुट्स दे सकते हैं बच्चे के ब्रेन में। It specifically mandates that early years teaching staff receive training in milestone monitoring and inclusive learning models। और NEP 2020 ने बोला है जो अर्ली ईयर्स टीचिंग स्टाफ होगा, जो शुरू में बच्चों को पढ़ाता है बाल वाटिका वाले टाइम पे, उनकी स्पेसिफिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे वो मॉनिटर करेंगे कि बच्चे ने अर्ली माइलस्टोन्स अपने अचीव करें या नहीं करें, और कैसे वो लर्निंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन करेंगे जो कि सभी बच्चों की डिसेबिलिटीज़ के लिए सपोर्टिव रहें। लास्ट पॉइंट हमारा आता है मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रांजिशन टू स्कूल। कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं एंड ट्रांजिशन टू स्कूल कर सकते हैं, पढ़ाई की तरफ बच्चों का रुझान कर सकते हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, उसे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे स्ट्रक्चरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स का। पहला मॉडल आता है हमारा होम बेस्ड। क्या नाम है, होम बेस्ड मॉडल है। इसके अंदर क्या है, थेरेपिस्ट जो है वो विजिट करता है बच्चे के घर पर, घर के इन्वायरमेंट में। इसका एडवांटेज क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, कंफर्टेबल रहता है उसके लिए, और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। चैलेंजेस क्या आते हैं कि जो
क्लिनिकल टूल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, उससे बच्चा रूबरू नहीं हो पाता, क्योंकि घर पर कितने ही क्लिनिकल टूल्स से वो इंटरेक्ट कर पाएगा। एक सर्टेन लिमिटेशन तो आ ही जाएगी एट द एंड। नेक्स्ट आता है सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल। यहाँ पर जो है फैमिली जाती है एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन साइट पर, एक लोकेशन पर जाती है, कोई सेंटर पर जाती है जहाँ पर जो ट्रीटर होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल टूल्स। यहाँ पर बच्चा जब किसी सेंटर पे जाके इंटरवेंशन लेगा तो बहुत सारे क्लिनिकल टूल्स से इंटरेक्ट कर सकेगा और मल्टीपल प्रोफेशनल टीम्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी वो उस बच्चे से डील कर सकेंगी। चैलेंज क्या है, ट्रैवल करने में कभी कभी चैलेंजेस आ सकते हैं, हाई कॉस्ट हो सकती है और बच्चा कभी कभी अनफेमिलियर भी फील कर सकता है उस सेटिंग से। फिर आता है हॉस्पिटल बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन मॉडल। यहाँ पर क्या है, इंटरवेंशन रिजाइड्स इनसाइड क्लिनिकल नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक विंग्स। यहाँ पर बच्चा कहाँ रहता है, पीडियाट्रिक विंग के अंदर रहता है, बेसिकली हॉस्पिटल बेस्ड ही है क्योंकि ये। फिर प्राइमरी एडवांटेज क्या है, इमीडिएट मेडिकल स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करी जा सकती है इन केस इमरजेंसी हो, और कुछ डायग्नोसिस करना है तो वो भी रैपिडली किया जा सकता है। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, मेडिकल फोकस ज़्यादा रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे को प्ले के थ्रू इंटरवेंशन प्रोवाइड करने पे लेस फोकस रहता है। कॉम्बिनेशन में क्या आ जाता है, ब्लेंडेड अप्रोच रहती है होम विजिट की भी, जब जो थेरेपिस्ट है वो घर पर विजिट करे, और क्लिनिक अपॉइंटमेंट्स की, जो वो है डिसेबल्ड बच्चा है वो क्लिनिक विजिट कर रहा है ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो ये कॉम्बाइंड अप्रोच रहती है, हाईली फ्लेक्सिबल है, बैलेंस कर देती है क्लिनिकल प्रिसीजन को नेचुरल होम प्रैक्टिसेस के साथ, और इसके अंदर हमें चाहिए होता है स्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड ऑनगोइंग शेड्यूल ट्रैकिंग, तो इसीलिए थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग अ सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। हम कैसे एक फ्लॉलेस स्मूथ सा ट्रांजिशन करवा सकते हैं बच्चे का कि वो घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो इजीली कवर कर ले। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांजिशन प्लान, हमें एक प्लान तैयार करना होगा जिसके अंदर डिज़ाइनिंग अ कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट months in advance that aligns early intervention profiles with incoming primary school curriculum expectations। यहाँ पे हम प्रॉपरली प्लान कर रहे हैं कि कैसे इंटरवेंशन का प्रोसेस चालू होगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट सारे बच्चे के रेडी हैं इन एडवांस या नहीं अर्ली इंटरवेंशन प्रोफाइल्स के लिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल रेडीनेस स्किल्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टारगेटेड ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस रूटीन सच एज बेसिक वर्क स्पेस डिसिप्लिन, फोकस्ड टास्क परसिस्टेंस एंड फंक्शनल पेयर कम्युनिकेशन। कि स्कूल जाने के लिए जो बच्चे के अंदर एक प्री स्किल्स होती हैं, स्कूल रेडीनेस जो है वो अवेलेबल है या नहीं, हमें बच्चे को स्कूल रेडीनेस भी उसके अंदर इनकलकेट करनी होगी। नेक्स्ट आता है रिसीविंग एनवायरनमेंट सेंसिटाइजेशन। हमें क्या करना है, प्री एडमिशन अलाइनमेंट ट्रेनिंग फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, classroom educators and peer groups to ensure welcoming and accommodating classroom। environment sensitization हमें डेवलप करनी है कि कोई भी डिसेबल्ड बच्चा अगर आपके पास आ रहा है इंटरवेंशंस लेने के लिए, तो जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उन्हें इस चीज़ से अवेयर कराया जाए कि उन्हें एक वेलकमिंग और एकोमोडेटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने कवर करी यूनिट 4 एंड इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस, इससे आपकी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी एंड यू आर ऑल सेट टू गो फॉर द एग्ज़ाम। अगर किसी वीडियो के किसी पार्ट में आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है रिविजन के लिए, सो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब इफ़ यू वांट वीडियोस फॉर मोर एग्ज़ाम्स टू कम। Thank you for watching the video till here.